सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ कुछ बेहद ही खौफनाक और सच्ची कहानियाँ लेकर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको अपने साथ घटी कोई घटना मुझे बतानी हो तो आप मुझे स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए मुझ तक अपनी स्टोरी पहुँचा सकते हो। आपकी स्टोरी सुनाने में मुझे बहुत ही खुशी होगी। इसी के साथ बिना समय बर्बाद करे बढ़ते हैं आज की पहली कहानी की तरफ। यह कहानी मुझे मेरी नानी ने सुनाई थी। नानी के जेठ की बेटी के साथ घटी ये सच्ची घटना है, यानी कि मेरी मौसी के साथ। ये घटना आज से करीब 60 साल पहले की है। उस समय मैं इस दुनिया में आई भी नहीं थी। बिहार के आरा जिला में एक गांव है जिसका नाम है जगदीशपुर। वहाँ के लोग उस समय काफ़ी पढ़े लिखे और संपन्न हुआ करते थे, नॉर्मली आसपास के लोगों के कंपैरिजन में। वहाँ के लोग उस समय, और क्योंकि उस टाइम पर आज़ादी मिले हुए भी ज़्यादा समय नहीं हुआ था, तो कई लोग उस गांव में ऐसे भी थे जो कि डायरेक्ट अंग्रेज़ों की सेना में भर्ती भी थे। उस गांव में एक संपन्न और धनवान परिवार रहता था। घर का मुखिया अंग्रेज़ों की सेना में एक ऊंचे पद पर कार्यरत था। उनका एक बेटा था जिनका नाम था विष्णु प्रसाद। वो भी पोस्ट ऑफिस में एक ऊंचे पद पर कार्यरत थे। ज़्यादातर दौरे पर जाते रहते थे, जिसके कारण उनको सरकार की तरफ से एक सारे काम करने वाला मिला हुआ था। जब विष्णु प्रसाद दौरे पर जाते तो वो भी साथ ही जाता। जितने दिन वो दौरे पर रहते वो भी उनके साथ रहकर उनका सारा काम करता था। विष्णु प्रसाद की शादी हो चुकी थी और उनकी पत्नी गांव में ही अपनी बुआ सास के साथ रहती थी। विष्णु प्रसाद की मां बचपन में ही मर गई थी और उनका लालन पालन उनकी बुआ ने ही करा था, जो कि विधवा थी और अपने भाई के साथ रहती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और कुछ दिनों के बाद विष्णु प्रसाद की पत्नी गर्भवती हो गई। पूरे परिवार में खुशियों का माहौल छा गया, क्योंकि विष्णु प्रसाद के घर में ऐसी खुशियाँ बरसों बाद आने वाली थी। बुआ सास बहुत खुश थी कि अब बबुआ के बाद घर में दूसरा बच्चा आ रहा है। उस समय गांव में कोई भी हॉस्पिटल नहीं था, इसीलिए बच्चे का जन्म ज़्यादातर गांव में दाइयों के द्वारा होता था। दाई माँ भी बच्चा पैदा करवाने में निपुण होती थी। विष्णु प्रसाद की पत्नी का जब 9वां महीना शुरू हुआ तो वो अधिकांश समय घर पर ही रहते थे और दौरे पर नहीं जाते थे। जब उनकी पत्नी को दर्द उठा तो दाई ने देखकर बताया कि आज बच्चा हो सकता है, और रात होते होते बच्चा हो भी गया। दाई ने आकर कहा, मालिक आपके घर में लक्ष्मी आई है। विष्णु प्रसाद काफ़ी खुश हुए। पहला संतान बेटा हो या बेटी, घर में खुशी का माहौल था। बुआ सास ने द्वार पर ढोल नगाड़े बजवाए और बच्ची का नाम रखा गया माया। अब बुआ माया की देख रेख में अपना समय बिताने लगी। कुछ दिनों के बाद जब माया चलने लगी और तुतलाकर बुआ को तो कहती थी, ऐसा लगता था कि माया के रूप में बुआ को स्वर्ग का सुख मिल गया हो। सुबह से शाम तक बुआ जी माया में ही लगी रहती थी। जब माया 2 साल की हो गई तो विष्णु प्रसाद के यहाँ दूसरे बच्चे का जन्म हुआ। सबको उम्मीद थी कि अब की बार लड़का होगा, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था। वही हुआ। अब की बार भी लक्ष्मी आई और उसका नाम रखा गया कमला। कमला काफ़ी सुंदर थी। उसके चेहरे पर एक अलग सी ही चमक थी। दोनों लड़कियां अब बड़ी होने लगी। कमला बहुत ही चंचल और प्रखर बुद्धि की थी। जब माया 5 साल की हुई तो विष्णु प्रसाद ने अपनी लड़की को पढ़ाने के लिए स्कूल के एक मास्टर को घर पर ही रख दिया, जो घर पर आकर कुछ घंटे उसे पढ़ा देते थे। विष्णु प्रसाद का कहना था कि लड़कियों को भी पढ़ना चाहिए, अंगूठा छाप नहीं होना चाहिए। इसीलिए वो माया को पढ़ाने लगे। एक बार फिर से विष्णु प्रसाद के घर पर शहनाई बजी और इस बार पुत्र का जन्म हुआ। इससे पूरे गांव में खुशी का माहौल था। बहुत दिनों तक खुशियां मनाई गई। 12 दिन पर बरही हुआ और उसी दिन पुरोहित ने लड़के का नामकरण किया। गजन प्रसाद नाम रखा गया उस लड़के का। विष्णु प्रसाद के घर में 3 बच्चे हो गए थे, जिससे दिन भर घर में किलकारियां गूंजती थी। माया ने जब हाई स्कूल पास कर ली तो विष्णु प्रसाद ने माया की शादी अपने एक दोस्त के बेटे से कर दी। क्योंकि कमला के बाद गजानन पैदा हुए थे, इसीलिए विष्णु प्रसाद कमला को बहुत मानते थे। कमला के हर इच्छाओं को पूरा करते थे।
एक दिन कमला ने कहा, बाबूजी हमें सोनू की एक हसूली चाहिए, मैं जब उसको पहनूंगी तो बहुत सुंदर लगूंगी। विष्णु प्रसाद ने हंसकर कहा, ठीक है, मैं सुनार चाचा को बुलवा देता हूँ, तुम अपनी हसूली का डिज़ाइन बता देना। कमला ने कहा, नहीं बाबूजी, मैं पटना से हसूली खरीदूंगी। बाबूजी ने कहा, ठीक है, जहाँ से चाहते हो वहाँ से ले लो, खरीद दूंगा। कमला की माँ ने कहा, आपने उसे सिर पर चढ़ा रखा है, ऐसे करोगे तो बिगड़ जाएगी वो, और ससुराल में जब इसकी इज्जत पूरी नहीं होगी तो पता नहीं क्या कर बैठेगी। कमला के बाबूजी ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम फालतू चिंता मत करो। एक दिन समय निकालकर विष्णु प्रसाद कमला को लेकर पटना गए और वहाँ के सबसे बड़े और अच्छे सुनार की दुकान पर गए। जब सुनार के मालिक ने विष्णु प्रसाद को देखा तो कहा, साहब यदि आप संदेश भिजवा देते तो आपके घर ही चला आता, उधर आता रहता हूँ मैं। विष्णु प्रसाद ने कहा, नहीं भाई, आपके पटना की दुकान पर ही हमें आना था, क्योंकि हमारी बेटी कमला की फरमाइश थी कि मैं पटना जाकर दुकान से ही अपनी हसूली पसंद करके आऊँगी, इसीलिए मुझे पटना आना पड़ा। अब आपकी जितने डिज़ाइन की हसूली हो कमला को दिखा दीजिए। दुकानदार ने कई डिज़ाइन की हसूली कमला को दिखाई और कमला ने उनमें से एक पसंद करी। उसके पसंद की हसूली उसके बाबूजी ने खरीद दी, लेकिन एक शर्त भी रखी, जब तक तुम 10वीं क्लास पास नहीं कर लेती तब तक ये हसूली पहनकर नहीं घूमोगी। कमला ने कहा, ठीक है। कमला ने जब 10वीं कक्षा पास कर ली तो उसकी शादी की बात चलने लगी। तुरंत ही विष्णु प्रसाद को एक लड़के की जानकारी हुई जो पटना में आँख के सर्जन थे। घर से संपन्न थे, लेकिन उनके पिताजी कोई सर्विस नहीं करते थे, घर पर रहकर ही खेती देखा करते थे। डॉक्टर जी का एक छोटा भाई था जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहा था। सर्जन के घर पर भी सारी सुविधाएं थी। उनके घर की औरतें, उस टाइम पे भी घर में संडास था, जो कि बड़ी बात थी उस टाइम के हिसाब से। मैंने अपनी नानी से पूछा, ये संडास क्या होता है? उन्होंने बताया, कुएं की तरह का एक प्रकार का गहरा शौचालय, उसी को संडास कहते हैं। विष्णु प्रसाद ने सोचा, जब मेरी बेटी अपने ससुराल जाएंगी तो सारी सुविधा वहाँ पर उपलब्ध रहेगी, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और दामाद जी पटना में ही सरकारी हॉस्पिटल में काम करेंगे, जिससे ज़्यादा समय कमला दामाद जी के साथ पटना में ही रहेगी, जैसे उनकी बड़ी बेटी अपने पति के साथ जहाँ वकालत करते हैं वही रहती है। कमला के पति 2 ही भाई हैं और बहन कोई नहीं है। विष्णु प्रसाद को एक ही बात पसंद नहीं आई थी कि लड़के का पिता सर्विस नहीं करते। विष्णु प्रसाद ने अपनी बुआ से कहा, बुआ लड़के का घर संपन्न है, दोनों भाई पढ़े लिखे हैं, लेकिन बाबूजी कोई सर्विस नहीं करते, केवल खेती देखते हैं, पढ़े लिखे हैं भी कि नहीं? बुआ ने कहा, बबुआ इतना सोचोगे तो अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, उनके बाबूजी से क्या मतलब है? विष्णु प्रसाद इसी बात पर फिर शादी के लिए राजी हो गए। कमला की शादी डॉक्टर साहब से तय हो गई। कमला की शादी में विष्णु प्रसाद के ऑफिस के बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारी और जिले के आसपास से संपन्न लोग भी आए। शादी बहुत ही धूमधाम से संपन्न हुई। कमला की विदाई हो गई और जब कमला अपने ससुराल पहुंची तो वहां पर भी कमला का स्वागत बड़े धूमधाम से हुआ। कमला सास ससुर के साथ 1.25 महीना गांव में रही, फिर वो अपने पति के साथ पटना चली गई। हंसी खुशी में समय बीतने लगा। कुछ दिनों के बाद कमला की तबीयत खराब रहने लगी तो पति ने कमला को डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने कहा, यहाँ पर कोई लेडी डॉक्टर तो है नहीं, आप इन्हें किसी नर्स को दिखाइए। जब विष्णु प्रसाद को मालूम चला कि कमला की तबीयत खराब है तो उन्होंने अपने अंग्रेज़ दोस्तों से बात करी और उन दोस्तों ने एक अंग्रेज़ी लेडी डॉक्टर का नाम बताया जिसने कमला का चेकअप किया। डॉक्टर ने कहा, तुम नाना बनने वाले हो। जब उसे जानकारी हुई तो अपनी बेटी को लेकर जगदीशपुर आ गया। कमला का बच्चा जगदीशपुर में दाई के द्वारा हुआ। कमला को बेटी हुई थी, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ थे। कुछ दिनों के बाद कमला अपने ससुराल चली गई। कमला अपनी हंसुली को कभी भी अपने गले से नहीं निकालती थी और कोई कुछ बोलता भी नहीं था। कमला की लड़की का नाम सीता रखा गया। सीता के दादा दादी बहुत खुश थे। उनके साथ खेलने के लिए एक प्यारा सा बच्चा जो आ गया था घर में। कमला का देवर पीसीएस की परीक्षा पास कर चुका था और ट्रेनिंग के लिए सेंटर जा चुका था। जब सीता 3 साल की हो गई तो कमला फिर से गर्भवती हुई। तब उसके सास ससुर को उम्मीद थी कि अब लड़का होगा। कमला के पति ने कहा, अब की बार बच्चा ससुराल में ही होगा। विष्णु प्रसाद ने कुछ नहीं बोला। कमला को फिर से लड़की पैदा हुई और उसके सास ससुर काफ़ी दुखी हुए।
जब विष्णु प्रसाद अपनी बेटी को लेने के लिए सीता के ससुराल गए तो उनके ससुर ने कहा बहू कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि उसके देवर की शादी 1 महीने में ही होने वाली है। और विष्णु प्रसाद अपने घर लौट आए। कमला के ससुराल में देवर की शादी की तैयारी बड़ी शोर शोर से चल रही थी, लेकिन कमला पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। कमला अपने नवजात बच्चे के साथ दिन भर अपने कमरे में लेटी रहती। सीता अपनी दादी दादी के साथ रहती थी और जब शादी का समय आया तो कमला के पति घर आ गए। कमला ने अपने पति से कहा जब देवर की शादी हो जाएगी और आप पटना जाने लगेंगे तो हमें भी अपने साथ वहीं ले चलिएगा। यहाँ पर कमरे में पड़े पड़े बड़ा जी घबराता है और कोई पूछने भी नहीं आता, इसलिए अपने साथ ही हमें पटना ले चलिए। कमला के पति ने कहा ठीक है चले चलना, लेकिन मैं तो शादी के तुरंत बाद चला जाऊँगा। जब नई नवेलित बहू की सारी इसमें पूरे हो जाएंगी और सारे रिश्तेदारों की विदाई हो जाएगी तो मैं अगर तुमको अपने साथ पटना ले चलूँगा। अभी अगर एक साथ चले गए तो रिश्तेदार क्या सोचेंगे? घर में अभी भी नई बहू आई है, रस्में पूरी भी नहीं हुई और बड़ी बहू अपने पति के साथ पटना चली गई। पति के सुझावों को सुनकर कमला चुप हो गई और शादी के बाद कमला के पति पटना चले गए। कमला अपनी बच्ची के साथ अपने कमरे में ही रहती और जब कोई काम होता तभी वो बाहर निकलकर अपना काम करती थी। तब तक एक नौकरानी बच्ची को देखती रहती थी। जब कमला का पति शादी होने के बाद पटना जाने लगा तो उस नौकरानी को कमला की देख रेख रखने के लिए कह कर गया। ऐसे वह नौकरानी घर में ही काम करती थी, लेकिन डॉक्टर साहब को बचपन से ही वो बहुत मानती थी। जब सब रिश्तेदार अपने अपने घर चले गए, छोटी बहू को रसोई छुआने की रस्म पूरी करने के लिए कुछ मीठा बनाने के लिए सास ने कहा। छोटी बहू ने हलवा बनाया। जब अपने ससुर को हलवा देने के लिए उनके पास पहुंची तो ससुर ने कहा तुम पहली बार कुछ मीठा खिला रही हो, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। छोटी बहू ने कहा हमें दीदी की हंसुली चाहिए, वो हमें बहुत सुंदर लग रही है, वो देना है तो दे दीजिए, अन्यथा हमें कुछ नहीं चाहिए। सास बोली वो तो बड़ी बहू के बाबूजी ने अपनी बिटिया को दिया है, वो तुम्हें कैसे मिलेगा। छोटी बहू ने कहा मुझे तो उसी को लेना है। ससुर ने अपनी पत्नी से बोला जाकर बड़ी बहू से हंसुली मांग लाओ। सास ने साफ मना कर दिया कि मैं बड़ी बहू से हंसुली नहीं मांगूंगी। ससुर ने कहा ठीक है तो मैं मांग लूँगा। तब सास बड़ी बहू के पास खुद चली गई। सास ने कमला से कहा बहू जो तुम हंसुली पहनी हो वो निकाल कर अपनी देवरानी को दे दो, उसे तुम्हारी हंसुली बहुत पसंद है। मैं अपने मन से तुम्हारे पास मांगने नहीं आई हूँ, तुम्हारे ससुर ने हंसुली लाने के लिए हमें भेजा है। कमला ने कहा मैं ये हंसुली किसी को भी नहीं दूंगी, ये मेरे बाबूजी ने सिर्फ मेरे लिए बनाया, मेरे पसंद करके। कमला के ससुर ये बात बाहर से सुन रहे थे। उनको काफ़ी गुस्सा आया और गुस्से में ही कमरे में जाकर उन्होंने उसके गले से हंसुली को निकाल दिया और लेकर बाहर चले गए और अपनी छोटी बहू को वो हंसुली दे दी। छोटी बहू हंसुली पहनकर बहुत खुश होकर अपने कमरे में चली गई। जब शाम हुई तो कमला कमरे से बाहर नहीं निकली, वो अपने कमरे में ही पड़ी रही और उस रात कमला ने खाना भी नहीं खाया। जब नौकरानी खाने का बर्तन देने को आई तो उसने देखा खाना ऐसे ही पड़ा हुआ है। नौकरानी ने 2-3 बार आवाज़ लगाई लेकिन बड़ी बहू कुछ नहीं बोली, तो बाहर जाकर मालकिन से बोली बड़ी बहू ने खाना नहीं खाया है। तब ससुर ने कहा जाने दो, जब भूख लगेगी तब खा लेगी, तुम जाओ। रात के करीब 12 बजे बच्ची जोर जोर से रोने लगी, शायद बच्ची को भूख लगी होगी। घर के सभी सदस्य उठ गए कि क्या हो गया बहू को कि बच्ची इतनी जोर से रो रही है और बहू चुप क्यों नहीं करा रही उसे। जब सास लालटेन लेकर बहू के कमरे में पहुंची और बहू को आवाज़ देने लगी तो वो देखती है कि बच्ची पलंग पर जोर जोर से रो रही है और बड़ी बहू ज़मीन पर पड़ी हुई है और उसके मुंह से झाग निकल रहा है। सास चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी और सास की रोने की आवाज़ सुनकर पूरा परिवार कमरे में इकट्ठा हो गया। कमला के ससुर ने रातों रात एक आदमी को पटना भेजकर कमला के पति को बुलवाया। दूसरे दिन सुबह होते ही पूरे गांव में खबर फैल गई कि बच्ची होने के कारण कमला की तबीयत खराब होने लगी थी। उनके पति उनका इलाज करा रहे थे, लेकिन अपनी पत्नी को डॉक्टर साहब भी बचा नहीं पाए। कमला का दाह संस्कार सुबह ही कर दिया गया और उसके बाद सूचना दी गई कमला के मायके में। विष्णु प्रसाद जब उसके ससुराल पहुंचे, उन्होंने देखा कि बेटी का दाह संस्कार उनको सूचित करे बिना ही कर दिया गया था। उन्होंने अपने दामाद से इस बारे में पूछा तो कुछ भी बता नहीं पाए। विष्णु प्रसाद ने कहा मैं कमला की आखिरी निशानी सीता को अपने साथ ले जा रहा हूँ। दामाद तो कुछ नहीं बोले, लेकिन कमला के ससुर ने कहा आप सीता को नहीं ले जा सकते। विष्णु प्रसाद ने कहा
मेरी बेटी को उसकी दूसरी बेटी होने पर आप लोगों ने इतना सताया कि उसने अपनी जान दे दी, और कहते हैं सीता को छोड़ दूं? क्यों छोड़ दूं? दूसरी तो बच्ची है, उसको पाल पोस कर बड़ा करो। यदि आप लोगों ने सीता को ले जाने में रुकावट डाली तो मैं सीधा कोर्ट कचहरी पर पेश कर दूंगा। अब तो मेरी बेटी का ससुराल रहा भी नहीं, मैं चुप नहीं बैठूंगा। उसके ससुर चुप हो गए और किसी ने कुछ भी नहीं बोला। विष्णु प्रसाद सीता को लेकर जगदीशपुर आ गए। उसके बाद वो कभी भी कमला के ससुराल नहीं गए। 20-25 दिन के बाद उनकी छोटी बहू को ऐसा लगा कि कोई उनकी हसूली गले से खींच रहा हो। वो जोर से चिल्लाने लगी और हसूली को खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन हसूली उनके गले से निकली ही नहीं और वो चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो गई। सास ने कहा यह हसूली बड़ी बहू की थी और ससुर ने बड़ी बहू के गले से निकलवा कर दी थी। अब बड़ी बहू की आत्मा अपनी हसूली लेकर रहेगी। कमला के ससुर ने गले से हसूली निकलवाने के लिए सुनार को बुलवाया कि वह हसूली काट कर गले से उसे बाहर निकाले, लेकिन जब सुनार हसूली को काटने के लिए हसूली को पकड़ा तो सभी को ऐसा लगा कि कोई परछाई आकर सुनार को पटक कर चली गई हो। सुनार ऊपर से नीचे की ओर गिर गया और परछाई क्रोधित होकर गुर्राती हुई वहां से चली गई। छोटी बहू की तबीयत अब खराब रहने लगी और कुछ दिनों में उस हसूली को पहने हुए ही छोटी बहू की मौत हो गई। छोटी बहू के पति ने कहा इस हसूली के साथ इनको जला दिया जाए, जिससे यह हसूली इनके साथ ही खत्म हो जाएगी। कमला के ससुर ने सब लोगों से तांत्रिक और ओझा के बारे में पता लगवाया। तब एक ओझा के बारे में उन्हें पता चल गया। वो उस ओझा को अपने घर ले आए और अपने घर में पूजा पाठ करवाने लगे, लेकिन कोई भूत सामने नहीं आया। ओझा ने कहा कि आपके घर में कुछ भी नहीं है ऐसा, आप बस अपना घर को, अब आपका घर शुद्ध हो गया है। कुछ दिनों के बाद कमला की सास घर पर अकेली थी और आंगन में कुछ काम कर रही थी। तभी उनको ऐसा आभास हुआ कि कोई उनके पीछे खड़ा है। जब वो पीछे मुड़कर देखती हैं तो देखती हैं कि बड़ी बहू अपने कमरे से निकलकर बरामदे में खड़ी होकर उन्हीं को देख रही है। कमला की सास डर गई और बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उनको होश आया तो उन्होंने बताया कि बड़ी बहू अपने कमरे से निकलकर बरामदे में खड़ी थी और चुपचाप हमें देख रही थी। उनके ससुर ने कहा ओझा ने सब ठीक कर दिया था, अब वो कहाँ से आ गई? सास ने कहा वो यहीं पर है और सबको मार डालेगी। ससुर ने कहा अब ऐसा नहीं होगा। जब कमला के पति को इन सब की जानकारी हुई तो वो गांव आए और उन्होंने कहा मैं अपनी बच्ची को लेकर पटना जा रहा हूँ और पटना में ही रहूँगा और गांव वापस नहीं आऊँगा। नर्स बच्ची की देखभाल करेगी, ऐसा कहकर वो अपनी बच्ची को लेकर पटना चले गए। हॉस्पिटल में बहुत नर्सें थी। डॉक्टर साहब ने 2 नर्सों को अपनी बच्ची की देखभाल की जिम्मेदारी सौंप दी। दोनों नर्स अपनी सुविधा के अनुसार बच्ची की देखभाल करती थी। दोनों नर्सों ने मिलकर बच्ची का नाम हेमंती रखा था। हेमंती हॉस्पिटल में ही पल रही थी। डॉक्टर साहब रोज़ हेमंती को देखने आ जाते थे। जब हेमंती 3 साल की हो गई तब डॉक्टर साहब हेमंती को अपने क्वार्टर ले गए और हेमंती की देखभाल के लिए काया को रख दिया, जो 24 घंटे उसकी देखभाल करती, और जब जब उन्हें फुर्सत मिलती तो खुद भी उसके पास चले जाते। ऐसे डॉक्टर साहब का अधिकांश समय हॉस्पिटल में ही बीतता था। हेमंती की देखभाल जो नर्सें करती थी उनमें से एक नर्स का नाम उर्मिला था, जिसकी उम्र 24 साल के आसपास थी। हॉस्पिटल में सब उसे उर्मी बुलाते थे। वो अक्सर ही डॉक्टर जी के क्वार्टर पर जाकर हेमंती को देख लेती थी। जब तक उसकी ड्यूटी का समय नहीं होता था वो अक्सर ही हेमंती के साथ जाकर खेलती थी। कमला के ससुर ने सब लोगों से पुनः तांत्रिक बाबा के बारे में पूछा। उन्होंने एक आदमी ने बताया कि शमशान घाट पर एक काली मंदिर है जहां पर तांत्रिक सुबह सुबह अपनी सिद्धि प्राप्त करने के लिए तंत्र मंत्र करते हैं। वहां पर जाइए, उन्हीं लोगों से पता चलेगा कि आपको अब क्या करना है। कमला के ससुर शमशान गए और जब काली मंदिर वो पहुंचे तो एक तांत्रिक ने कहा यहाँ पर क्या करने आए हो? यहाँ कुछ भी नहीं होगा, यहाँ से जाओ। जब तक आत्मा अपना प्रतिशोध नहीं लेगी तुम लोगों को नहीं छोड़ेगी। तुम लोगों ने बहुत गलत काम किया है उसके साथ। जब उसके ससुर बहुत रोने गिड़गिड़ाने लगे तो एक तांत्रिक ने कहा चलो मैं चलूँगा, लेकिन ये नहीं कह सकता कि वो मेरे साथ आएगी ही। तुम अमावस्या की रात में आना और कुछ सामग्री लिखवा दे रहा हूँ, वो ले आना। जब उसके ससुर वापस घर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी मर चुकी है। पत्नी की आंखों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उन्होंने कुछ डरावना देखा हो। ससुर तो ऐसे ही आधा पागल हो गया और उनकी स्थिति विषिप्त हो गई। अमावस्या के दिन तांत्रिक स्वयं सारे सामान लेकर उनके घर पहुंचा और बोला अलख निरंजन,
तुम्हारे विहार पर आ गया हूँ। तुम हमको लेने नहीं आए तो मैं खुद ही आ गया। मुझे ऐसी आत्मा की आवश्यकता है, मैं उसको लेकर जाऊँगा। लेकिन अब काम कुछ कठिन हो गया है। जिससे उसको ख़त्म करना था उसको तो वो ख़त्म कर दी। तुम लोगों को वो केवल बर्बाद करके छोड़ेगी। अब ससुर को तो कर दी है, अब केवल देवर बचा है। तांत्रिक ने कहा, अब इस घर में उस भूतनी का आना असंभव है, क्योंकि उसका अधिकांश काम हो गया है। केवल अपने देवर को विषुप्त अवस्था में लाना है। जब ये दुर्घटना घटी तो उसका पति यहाँ पर नहीं था। वो कमला की भूतनी भी जानती है। तांत्रिक ने कहा, मैं उस शक्तिशाली आत्मा को अपने वश में करना चाहता हूँ। तांत्रिक ने सारे घर का मुआयना किया और उसे कहीं पर भी उस आत्मा का वास नहीं मिला। तब उसने अपने भैरव बाबा को कमला की आत्मा को खोजने का आदेश दिया। भैरव बाबा तांत्रिक के भूतों का सरदार था। कमला के घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर उसने परिक्रमा लगाई, लेकिन उसे कमला की आत्मा के बारे में कुछ पता नहीं चला। लेकिन भैरव बाबा को एक नई जानकारी मिली कि नदी के किनारे एक बड़ा सा पुराना पीपल का पेड़ है, जहाँ पर मरे हुए आदमी के नाम से घंट बांधा जाता है और 10 दिनों तक उस आदमी के नाम से उस घंट में पानी डाला जाता है। उस पीपल के पेड़ पर बहुत सी आत्माएं रहती हैं। हो सकता है कि कमला उसी पेड़ पर रह रही हो, क्योंकि उसे भी वहीं जलाया गया था। भैरव बाबा को ऐसा आभास हुआ कि कमला की आत्मा जब अपने लोगों से प्रतिशोध लेना होता होगा तब घर जाती होगी, ऐसे वो कहीं बाहर रहती होगी। लेकिन उसे ढूंढा कैसे जाए? जब भैरव बाबा ने आकर तांत्रिक को इन सभी विषयों की जानकारी दी तो तांत्रिक ने सोचा, यह आत्मा बहुत ही चालाक है। यह आत्मा यदि मेरे हाथ में आ जाए तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा तांत्रिक बन सकता हूँ। तांत्रिक ने भैरव बाबा से कहा, उस पीपल के पेड़ पर जाओ और पता लगाओ उन आत्मा में कौन सी आत्मा है कमला। उस पेड़ पर जितनी भी आत्माएं थी अधिकांश अस्थायी थी। जब उनको मुक्ति मिल जाती थी तो वो चली जाती थी। ऐसी परिस्थिति में कमला की आत्मा को ढूंढना काफ़ी मुश्किल था। एक दिन कमला की आत्मा ने देखा कि एक नई आत्मा का आगमन उस पेड़ पर हुआ है, लेकिन उसका घंट वहाँ पर नहीं था। वो सोचने लगी कि ये किसकी आत्मा है? कहीं किसी तांत्रिक ने मुझे पकड़ने के लिए जाल तो नहीं बिछाया, क्योंकि जब अपनी सास को मारने के लिए कमला अपने घर गई थी तभी उसे मालूम हो गया था कि उसके ससुर पहुंचे हुए हैं किसी तांत्रिक को लाने। कमला ने उस स्थान को छोड़ने का मन बना लिया और वहां से अपने बाबूजी के गांव जगदीशपुर आ गई। कभी कभी अपने बाबूजी को वो रास्ते में दिखाई पड़ जाती थी। विष्णु प्रसाद सोचते थे कि ये मेरा भ्रम है। 12 साल हो गए हैं कमला को मरे हुए, अभी तक तो हमें दिखाई नहीं पड़ी, अब कहाँ से दिखाई पड़ जाएगी। विष्णु प्रसाद सीता की शादी के लिए लड़का देख रहे थे। अब सीता भी 16 साल की होने जा रही थी। क्या इसीलिए कमला हमें याद आ रही है? जब विष्णु प्रसाद ने अपने बेटे से ये बात कही तो उसने भी कहा, हो सकता है बाबूजी, दीदी की आत्मा कहीं न कहीं होगी। वो तो भूतनी बनी होगी, लेकिन हाँ, लोगों को दिखाई नहीं पड़ती। गजानंद जब भी पटना जाते तो अपने जीजाजी और हेमंती से ज़रूर मिलते। हेमंती भी बड़ी हो रही थी और उर्मी को ही अपनी माँ समझती थी। डॉक्टर साहब ने उर्मी से शादी कर ली थी। कभी कभी सीता भी अपने मामा के साथ पटना आ जाया करती थी, लेकिन अपने पापा को पापा नहीं बोलती थी, अपने नाना को ही वो पापा कहती थी। सीता को देखकर डॉक्टर साहब के पुराने जख्म ताज़ा हो जाते थे और वो भूतकाल में चले जाते थे। सोचते थे कि जब कमला कह रही थी कि हमें अपने साथ पटना ले चलिए, तब हम उसे ले आते तो कितना अच्छा रहता। लेकिन मैं नहीं जानता था कि 7 दिन के बाद ही ऐसी दुर्घटना हो जाएगी। डॉक्टर साहब इस चीज़ से अंदर ही अंदर घुटते जा रहे थे। सीता की शादी एक जेलर से तय हो गई। तब विष्णु प्रसाद ने देखा कि कमला आई है और बोल रही है, बाबूजी, इस दुर्घटना में डॉक्टर साहब का कोई दोष नहीं था, इसलिए आप सीता की शादी में डॉक्टर साहब को ज़रूर बुलाना, क्योंकि वो उसके पिता हैं। ये सब कमला ने बाबूजी के सपने में आकर बोला। उन्हें लगा कि कमला की आत्मा सीता की शादी के लिए भटक रही है। विष्णु प्रसाद ने कहा, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी ज़रूर करूँगा। छुट्टी का दिन था। डॉक्टर साहब अपने बगीचे में बैठकर सुबह का पेपर पढ़ रहे थे। तभी उनको लगा कि कोई औरत उनको देख रही है। डॉक्टर साहब ने सोचा, ये कौन है जो हमारे गेट के पास और हमें देख रही है? जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि वहाँ पर उनकी कमला खड़ी थी। जब वो उठकर उसके पास जाने लगे तो कमला ने अपने हाथ से उन्हें रोक दिया और कुछ भी नहीं बोली
और तुरंत ही उनके सामने ही वहाँ से जाने लगी और कुछ ही क्षणों में वहाँ से गायब हो गई। जब सीता की शादी का कार्ड छपा तब विष्णु प्रसाद और उनका लड़का गजानन शादी का कार्ड लेकर डॉक्टर साहब के पास चले गए और विष्णु प्रसाद ने कहा, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरी बेटी कमला की अंतिम इच्छा पूरी करिए। उसकी हार्दिक इच्छा है कि सीता का कन्यादान उसके पिता करें। डॉक्टर साहब सोचने लगे, इसीलिए कमला मेरे पास कुछ कहने आई थी, लेकिन कुछ बोली नहीं, केवल देखकर चली गई। डॉक्टर साहब रोने लगे कि मेरे कारण एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मैंने उससे शादी करी थी, मुझे देखना चाहिए था कि उसके साथ मेरे घर वाले कैसे रह रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कहा, मैं शादी में ज़रूर आऊँगा और उनकी इच्छा पूरी ज़रूर करूँगा। सीता की शादी में डॉक्टर साहब का पूरा परिवार जगदीशपुर आया। तब हेमंती ने अपने नाना नानी और मामी को देखा। मामा को तो वो पहले से जानती थी। नाना के सभी रिश्तेदार अभी आए थे। गजानन के ऑफिस के सभी लोग आए हुए थे। सीता की शादी में बहुत रौनक थी। जब सीता के कन्यादान का समय आया तो विष्णु प्रसाद जी को कमला दिखाई पड़ी, जो डॉक्टर साहब के बगल में बैठी हुई थी और सीता का कन्यादान डॉक्टर साहब के साथ कर रही थी। उन्हें ऐसा आभास हुआ कि मेरे साथ कोई बैठा है, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं पड़ा। जब शादी हो गई तो डॉक्टर साहब ने अपने साले से ये बात कही। सीता की शादी बहुत धूमधाम से हो गई और सीता अपने ससुराल के लिए विदा हो गई। डॉक्टर साहब अपने परिवार के साथ पटना लौट गए। धीरे धीरे समय बीतता गया और जब 5 साल हो गए तो कमला को ऐसा लगा कि अब ससुराल में सब कुछ शांत हो गया होगा, तो वो अपने ससुराल वाले पुराने अड्डे पर पहुंच गई। जब वो ससुराल में अपने घर पर गई तो वहाँ उसने देखा कि उसका ससुर पागल हो चुका था, लेकिन देवर ठीक ठाक था और घर पर कोई नहीं आता था। देवर का काम छूट गया था और अब वो कोई काम भी नहीं करता था, सारा दिन बस इधर उधर घूमता रहता। कमला ने अपने देवर को छोड़ दिया और उसके साथ कुछ भी नहीं करा। कमला उसी पीपल के पेड़ पर 7-8 साल तक रही और बीच बीच में अपनी सीता की खबर लेने के लिए सीता के पास पहुंच जाती। कमला किसी को दिखाई नहीं पड़ती थी। जब सीता को शादी के 1 साल बाद बच्चा होने वाला था तो कमला को पता चल गया कि मेरी बेटी को बच्चा होने वाला है, तो वो अपने बाबूजी को उसका आभास करवा दी। विष्णु प्रसाद जान लिए कि अब मैं परनाना बनने वाला हूँ। जब सीता को बच्चा हुआ तो लड़का था। सभी लोग काफ़ी खुश हुए। विष्णु प्रसाद सीता के घर जाकर सीता को जगदीशपुर लाए। जगदीशपुर में ही कमला की आत्मा अपनी नाती को देखने के लिए आ जाती थी, सीता के ससुराल नहीं जाती थी। जब सीता का लड़का 5 साल का हो गया और चलने दौड़ने लगा और बोलने लगा तो एक दिन कमला की आत्मा ने अपने बाबूजी से कहा, अब मैं बहुत थक गई हूँ, अब मुझको आप मुक्ति दिला दो, जिससे मुक्त हो जाऊँ और इस दुनिया से चली जाऊँ। विष्णु प्रसाद ने कहा, कैसे मिलेगी तुम्हें मुक्ति? कमला की आत्मा ने कहा, बाबूजी, जब सीता का लड़का गया में जाकर मेरे नाम से पिंडदान कर देगा और विधि विधान से पूजा करके हमें बिठा देगा तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। बाबूजी ने कहा, ठीक है बेटा, मैं जेलर साहब से बात करता हूँ। विष्णु प्रसाद दानापुर जाकर जेलर साहब से बात करते हैं। जेलर साहब उस समय दानापुर के जेल में तैनात थे। उन्होंने कहा, ठीक है। विष्णु प्रसाद ने डॉक्टर साहब को भी सीता के पिंडदान की सारी बात बता दी और गया चलने को कहा। डॉक्टर साहब ने कहा, ठीक है, मैं भी चलूँगा। फिर विष्णु प्रसाद ने अपने पुरोहित से बात करी और पुरोहित ने पन्ना देखकर बताया कि अमावस्या के दिन कमला बिटिया का पिंडदान करवाना ठीक रहेगा। पुरोहित ने कहा, यजमान, मैं भी आप लोगों के साथ गया जाना चाहता हूँ। विष्णु प्रसाद ने कहा, चलिए। अमावस्या के एक दिन पहले जेलर साहब अपने बेटे के साथ और डॉक्टर साहब, विष्णु प्रसाद और पुरोहित सभी लोग गया पहुंच गए। पुरोहित जी ने गया के कुछ पंडितों से बात करी जो पिंडदान करवाते थे। तर्पण की विधि से, तर्पण पितरों को जल दान करके तृप्त करने की क्रिया है। विधि विधान से पूजा पाठ हुआ और सीता के लड़के ने अपनी नानी का तर्पण किया। तब वहां पर उपस्थित सभी लोगों ने देखा कि कमला मौसी अपने बाबूजी के पैर यानी मेरे बड़े नाना का पैर छुई और मुस्कुराती हुई आकाश की तरफ उड़ गई। भगवान की एक ऐसी विडंबना है कि आत्मा को भी अपनी मुक्ति के लिए अपनी बेटी की नहीं, अपनी बेटी के बेटे की आवश्यकता होती है, ऐसा कर्मकांडी पंडितों को कहना है। कमला की आत्मा ने सीता के लड़के के लिए इतने दिन प्रतीक्षा करी। जब मैं बड़ी हुई तो मैंने पता लगवाया कि बड़े नाना के परिवार में इस वक्त कौन कौन है। जानकार सूत्रों से पता चला कि कमला मौसी की छोटी लड़की, जिनका नाम हेमंती है, वो 40 साल की है और अपने बच्चों के साथ
यूएसए में रहती है। नमस्कार, मेरा नाम ममता सिंह राठौड़ है और मैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले में एक छोटे से गांव में रहती हूँ। 17 मई 2008 में मेरी दूसरी शादी होने वाली थी। जी हाँ, दूसरी शादी, क्योंकि मेरी पहले भी शादी हो चुकी थी। 2004 6 मार्च को मेरी शादी राजेश सिंह से हुई थी। मैं और राजेश अपनी नई ज़िंदगी से बहुत खुश थे। सब लोग भी यही कहते थे, इनकी जोड़ी तो ऐसी लगती है जैसे भगवान ने खूब ही प्रेम से बनाई हो। और हम दोनों आपस में ही बहुत प्रेम करते थे, लेकिन शायद हमारी खुशियों को किसी की बुरी नज़र लग गई, क्योंकि हमारी हंसती मुस्कुराती जोड़ी पूरी तरह से तबाह हो गई। शादी के लगभग 1 साल के बाद की बात है। मुझे लेने मेरे भैया आए हुए थे और मैं उनके साथ अपने घर यानी मायके चली गई थी। मेरे घर जाने से पहले ससुराल में सब ठीक था। मैं अपनी सासू, जेठानी, देवर, ससुर सबसे मिलकर खुशी खुशी अपने घर चली गई और फिर मुझे मायके गए लगभग 2 महीने से ज़्यादा हो गए थे। लेकिन मेरे पति यानी कि राजेश मुझे लेने के लिए अब तक नहीं आए थे। ऐसा 1 साल में अब तक कभी नहीं हुआ था कि मैं 2 महीने के लिए उनसे दूर थी और उन्होंने मेरी हाल खबर लेने के लिए मुझसे कोई संपर्क ना करा हो। वो अक्सर हमेशा 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर ही मुझे लेने आ जाते थे, पर इस बार 2 महीने बीत चुके थे। उसके बाद मैंने अपने भैया से कहकर गांव में फ़ोन करवाया किसी के पास, क्योंकि पहले गांव में हर किसी के पास फ़ोन नहीं होता था। फिर मेरे भैया ने मेरे ससुराल के लोगों से बात करी तो उन्होंने कहा कि राजेश तो उसी रात को तुम्हारे घर चला गया था जिस दिन तुम लोग ममता को लेकर गए थे। उन लोगों की बात सुनकर मेरे भैया ने बड़ी हैरानी के साथ कहा, कैसी बात कर रहे हो आप लोग? 2 महीने से तो हमें कुछ पता भी नहीं उनके बारे में। अगर वो यहाँ पर आते तो किसी को पता कैसे नहीं चलता? और आप कह रहे हो कि वो उसी रात निकल गए थे। लेकिन मेरे ससुराल वाले मेरे भैया की बात सुनने को तैयार नहीं थे। वो लोग बस एक ही बात कह रहे थे, राजेश तो यहाँ से निकल गया था तुम्हारे घर। उसके बाद जब मेरे भैया ने घर आकर मुझको बताया कि वो लोग ऐसा कह रहे हैं तुम्हारे ससुराल वाले, तो मानो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और मुझे एक अजीब सा डर और चिंता सताने लगी। एक पल में मानो मेरी ज़िंदगी ही तबाही हो गई थी। मेरे भैया, पापा, हम तीनों ही मेरे ससुराल गए, पर वहाँ गांव और घर के सभी लोग यही बता रहे थे कि राजेश उसी शाम को अपने ससुराल यानी मेरे मायके चला गया था। हम सब लोग बहुत परेशान थे और हमें कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि आखिर राजेश गए तो गए कहाँ। इसके बाद मेरे ससुराल वालों ने मिलकर पुलिस स्टेशन में एक FIR लिखवाई। FIR करवाने के बाद मैं अपने मायके वापस आ गई अपने भैया और पापा के साथ। लेकिन पुलिस वालों को राजेश की कोई भी खबर नहीं मिली और धीरे धीरे लगभग 2 साल बीत गए। फिर भी पुलिस वालों को राजेश के बारे में कुछ भी पता ना चला और आखिरकार राजेश की फाइल उन्होंने बंद कर दी। मेरे घर वालों ने भी मुझे ससुराल नहीं जाने दिया और अब इस घटना को 3 साल से भी ज़्यादा वक्त बीत गया है और अब मेरी दूसरी शादी मेरे घर वाले करवा रहे थे। मेरी दूसरी शादी से राजेश के घर वालों को कोई भी परेशानी नहीं थी। सब कुछ अच्छे से बीत गया था और 17 मई 2008 को मेरी शादी संदीप से हुई। शादी की पहली रात में ही मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, लेकिन मैंने ये बात उस समय संदीप को नहीं बताई थी। रात के लगभग 7:30 बज रहे होंगे। मैं अपने कमरे में अकेले थी और आज यहाँ ससुराल में मेरे पहली रात थी। तभी मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे चेहरे पर पीछे से हाथ रखा और मेरा कंधा सहलाने लगा। एक झटके से मैंने पीछे देखा पर वहाँ कोई भी नहीं था। बकायदा कमरे की लाइट जल रही थी और दरवाज़ा ही बंद था, पर मुझे उस हाथ का स्पर्श साफ साफ महसूस हुआ था। उस समय मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि जब से मैं दोपहर से यहाँ आई हूँ तब से मुझे अजीब महसूस हो रहा था। पर थोड़ी देर में दरवाज़ा खोलते हुए संदीप अंदर आ गया था
और उसके आते ही मैंने उसे सारी बात बताई जो आज दिन भर मेरे साथ हो रही थी। मेरी बात सुनकर संदीप ने मुझे समझाते हुए कहा, ममता, आज तुम अपना घर बार छोड़कर, सब कुछ छोड़कर यहाँ एक अनजान जगह पर आई हो। शायद हो सकता है इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सब हैं ना यहाँ पर। वो रात मेरी किसी तरह बीती और मैं सोच रही थी कि काश संदीप की बात सही हो, पर ऐसा नहीं था। अपने ससुराल में हर दिन मेरी तबीयत बिगड़ने लगी थी और एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मेरे गले में ऐसे निशान पड़ गए थे जैसे किसी ने मेरा गला दबा रखा हो। मुझे हर वक्त ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी जान लेना चाहता हो, क्योंकि जब मैं सोती तब मुझे बड़े ही भयानक से सपने आते और मुझे ऐसा लगता कि कोई मेरे बाल पकड़कर मुझे घसीटता हुआ जंगल की तरफ से नदी में फेंक रहा हो। और मुझे कभी कभी ऐसा महसूस होता कि जैसे मेरा गला पूरी ताकत से कोई दबा रहा हो। हर रात मेरे चीखने, चिल्लाने और तड़पने की आवाज़ पूरे घर में गूंजती थी। अब मेरे यहाँ ससुराल के लोग भी तंग आ चुके थे और बोलते थे, पता नहीं किस पागल से पाला पड़ गया और ये मुसीबत अपने घर लेकर आ गए हम लोग। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मुझ पर मेरा कोई काबू ही नहीं है और मैं जो बोलना भी नहीं चाहती थी वो मेरे मुंह से निकल पड़ता। फिर एक दिन मेरे ससुराल वालों ने मेरे घर वालों को बताया और उसके बाद मेरे पापा और भैया फ़ौरन मुझे लेने के लिए मेरे ससुराल पहुंच गए। लेकिन उस समय मुझे पता नहीं क्या हुआ, जैसे मैं किसी को पहचानती भी नहीं थी और ना चाहते हुए भी मैं अनाप शनाप बोल रही थी और यही बोल रही थी, सबको मार दूंगा, सबको मार दूंगा, बदला लेकर रहूंगा। मेरी ऐसी हालत देखकर मेरे पापा और सभी लोग बहुत परेशान हो चुके थे और वो सभी मुझे लेकर एक बाबा के पास गए। वहाँ बाबा ने मुझे झाड़ा और गले में एक ताबीज़ बांधा। बाबा को शायद ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया था, इसलिए उन्होंने कह दिया कि शादी के बाद ससुराल आते हुए कोई हवा मिली होगी। इतना बोलकर बाबा ने मेरे एक ताबीज़ बांधी और उसके बाद कुछ समय के लिए मैं बिल्कुल ठीक हो गई। पिछली सारी बातें भुलाकर अब मैं ससुराल में खुश रहने लगी थी। लेकिन मेरे पति संदीप देहरादून में काम करते थे और वो छुट्टी लेकर आए हुए थे अपनी शादी के लिए और अब वो वापस जाने के लिए तैयार थे। मुझे भी उनके साथ ही जाना था। हम लोग देहरादून में आकर तिवारी जी के घर पर एक कमरा किराए पर लेकर रहा करते थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, तभी हमारी ज़िंदगी में वो दिन आ गया। एक दिन अचानक नहाते वक्त मेरी वो ताबीज़ टूट गई और गिर गई। मुझे उसके बारे में पता भी नहीं चला कि वो कहाँ और कब गिरी। तब फिर एक रात को मैंने रोज़ की तरह ही खाना बनाया और खाना खाकर मैं और मेरे पति दोनों सो गए। फिर रात को लगभग जब घड़ी में 11 साढ़े 11 बज रहे होंगे, मुझे पता नहीं क्या हुआ, एकदम से मेरी सांसें बहुत तेज़ चलने लगी और मैं एक झटके से अपने बेड से उतर गई और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझ पर मेरा कोई काबू नहीं है। मैं कमरे से बाहर की ओर भागने लगी। तभी मेरे पति संदीप भी उठ गए और उन्होंने मुझे पकड़ने की कोशिश करी, तो मैंने उनको एक झटके में नीचे पटक दिया और मेरे मुंह से जो शब्द बोलना भी नहीं चाहती थी वो निकल रहा था। मेरे मुंह से निकला, ये मेरी है और इसे मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा, ये सिर्फ मेरी है, मार दूंगा। मेरी ऐसी हालत देखकर संदीप काफ़ी डर चुके थे और मैं संदीप को बहुत बुरी तरह से घूर रही थी और मेरी आंखें एक भयानक जानवर की तरह लग रही थी। मेरे ऊपर मेरा कोई बस नहीं था। मैं अजीब सी आवाज़ निकाल कर चिल्ला रही थी और चीख रही थी। संदीप मुझे बार बार पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं संदीप को धक्का देकर हर बार हटा दे रही थी और कभी मैं अपना सर दीवार पर पटकती तो कभी अपना हाथ ज़मीन पर पटकने लगती। उस समय मेरे पूरे शरीर से खून निकलने लगा और मेरी हालत काफ़ी गंभीर से हो गई। मेरी आवाज़ भी काफ़ी बदल गई थी। मैं उसी भयानक और ख़तरनाक आवाज़ में बस यही बोल रही थी, इसे मार दूंगा, ये मेरी है, मेरे रास्ते में जो भी आएगा उसे ही मार दूंगा। संदीप मुझे संभालने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन अपनी कोशिश में वो नाकाम थे, क्योंकि मेरे अंदर न जाने पता नहीं कौन सी शक्ति आ गई थी। मैं संदीप के काबू में बिल्कुल भी नहीं हो पा रही थी। मैं दरवाजे से निकलकर बाहर भागने की कोशिश करी,
लेकिन जब तक हमारे मकान मालिक तिवारी जी और उनकी पत्नी जाग चुके थे। तिवारी जी और संदीप और उनकी पत्नी तीनों मुझे पकड़कर बड़ी मुश्किल से कमरे के अंदर लेकर आए। तिवारी जी पंडित थे जो कि पूजा पाठ करते थे और उनकी पत्नी पूजा पाठ करती थी और भूत प्रेत के बारे में बहुत कुछ जानते थे। तभी उनकी पत्नी ने मेरे बालों को जोर से पकड़कर मेरा चेहरा जमीन में दबा दिया और मुझसे जोर जोर से चिल्लाते हुए पूछा, अब बता कौन है तू। लेकिन मेरे मुंह से बस वही अनाप शनाप वर्ड निकल रहे थे। पंडित जी ने यानी तिवारी जी ने उसी समय वहां पर थोड़ी आग जलाई और मंत्रों का उच्चारण करने लगे और उनकी पत्नी ने लगातार मेरे ऊपर थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। लेकिन मुझे उस समय उनके थप्पड़ मारने का कोई असर महसूस भी नहीं हो रहा था। मेरे अंदर एक अलग किस्म की खतरनाक शक्ति थी और मैं अपने आप को झटक कर बाहर भागने की कोशिश कर रही थी। तभी पंडित जी की पत्नी ने अग्नि में कुछ सामग्री डाली और मंत्रों को पढ़ने लगी और फिर मुझसे पूछा, अब बता कौन है तू। तभी मैंने एकदम से सबको झटक कर बाहर भागने की कोशिश करी, पर सब ने मुझे फिर पकड़ लिया और फिर मैंने अपना सर दीवारों पर पटक पटक कर जमीन पर गिर गई और मैं अपने हाथ पैरों को भी पटक रही थी। उस समय मेरे पूरे शरीर से बस खून निकल रहा था, लेकिन मुझे दर्द का अनुभव बिल्कुल नहीं हो रहा था। अब पंडित जी की पत्नी बहुत गुस्से में थी और उसने मेरे बाल पकड़कर मुझे अंदर घसीट दिया और लोहे की रॉड में आग जलाकर बिल्कुल लाल कर दी और कहा, अब मैं तुझे यहीं जलाकर भस्म कर दूंगी, वरना बता तू कौन है। पंडित जी की पत्नी ने मेरे सर को पकड़कर जमीन में दबाए रखा और तभी मेरे अंदर से आवाज निकलने लगी, मैं राजेश हूँ, ये मेरी पत्नी है और ये सिर्फ मेरी है, इसे मैं ले जाऊंगा, ये किसी की भी नहीं हो सकती। पंडित जी की पत्नी ने जोर जोर से चिल्लाते हुए और गरजते हुए कहा, यह तेरी पत्नी कैसे है। और फिर मेरे अंदर से आवाज आई, इसकी मेरी शादी हुई थी, अब ये मुझे भूल गई है, इसलिए मैं इसे मार दूंगा, अपने साथ लेकर जाऊंगा। उसके बाद पंडित जी की पत्नी ने मंत्र को पढ़ते हुए मुझे अपनी पकड़ से बहुत ज़्यादा दबा लिया और फिर कहा, अब तो इसकी शादी हो गई है और तू इस दुनिया में नहीं है, क्यों परेशान कर रहा है इसको। तो फिर उसने कहा, जिन लोगों ने मुझे मारा है मैं उनको ही मार दूंगा और इसको अपने साथ ले जाऊंगा। किसने मारा है तुझे और क्यों मारा है बता। जब मेरी पत्नी मायके गई हुई थी तो रात को मेरे बड़े भाई और मेरी सौतेली माँ और मेरी भाभी ने मिलकर मुझे मार डाला। उन्होंने मेरा गला दबाकर मुझे मारा और मेरी लाश को गोमती में फेंक दिया। इसलिए मैं सबको मारूंगा और उसको अपने साथ लेकर जाऊंगा। पंडित जी की पत्नी ने जो सरिया गर्म करा था उसे मेरे पैर के तलवों में लगा दिया। वो सरिया मेरे पैरों के तलवे में लगते ही मेरी चीख की आवाज़ बहुत तेज बढ़ गई, लेकिन सच बताऊं तो मुझे उस दर्द का एहसास भी नहीं हुआ, पर बस एक अजीब सा अनुभव होने लगा जो कि मैं शायद बता भी नहीं सकती कैसा था। थोड़ी देर में एकदम से मैं बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर गई और उसके बाद पंडित जी की पत्नी ने मुझे मेरे ऊपर गंगाजल छिड़का और तुरंत मेरे गले में ताबीज़ बनाकर बांधी और एक ताबीज़ मेरे हाथों में बांध दी। फिर उन्होंने कहा, जब तक ये ताबीज़ रहेगी तब तक ऐसी कोई ताकत तुमको परेशान नहीं कर सकती, और हाँ, अगर तुम्हें अपने वो पति को मुक्त करना है तो तुम्हें अंतिम संस्कार विधि विधान से करवाना होगा, जो तुम उनके घर पर ही जाकर करवा सकती हो, तभी ये सफल हो पाएगा। उस दिन के बाद से मेरी हालत बहुत ख़राब थी, क्योंकि मेरे पूरे शरीर पर चोट लगी हुई थी और मेरा खून भी बहुत बह गया था। डॉक्टरों से इलाज के बाद मेरी तबीयत तो कुछ दिन में ठीक हो गई और मैं भी नॉर्मल सी हो गई, लेकिन मैं और संदीप यही सोच रहे थे कि हमारी बात पर कोई विश्वास करेगा भी या नहीं, कि राजेश को उसके घर वालों ने ही मारा है। ना ही पुलिस हमारी मदद कर सकती थी इसमें, तो हम कैसे मुक्त कर सकते हैं उसे, या फिर कैसे उसे इंसाफ दिला सकते हैं। पंडित जी और पंडित जी की पत्नी जहाँ पर हम रहते हैं देहरादून में, वहीं पर उसके नाम से मेरे साथ मिलकर अंतिम संस्कार की रस्म एक दिन पूरी तो कर दी, लेकिन पंडित जी की पत्नी ने मुझसे एक बात कही, कभी भी भूल कर भी ये ताबीज़ मत निकालना, क्योंकि उसकी पूर्ण मुक्ति तभी हो सकती है जब वो अपना बदला लेगा या उसका अंतिम संस्कार उसी के घर पे विधि विधान से एक बार हो जाए। अब इस घटना को लगभग 10 से 12 साल बीत गए हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी शायद आज भी उसी दोराहे पर खड़ी है।
अभी मैं सोचती हूँ कि कैसे उसे इंसाफ दिलाऊं या फिर संदीप के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। स्टोरीज आपको पसंद आई हो तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो पे एम करते हैं 200 लाइक्स के लिए। आई होप आप इतना पूरा कर दोगे। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ और ऐसी स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए बाय।